हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अब तक चैप्टर नंबर 2 तक के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की संभावना है वो कर लिए हैं। इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं अपन। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की संभावना है, तो इन क्वेश्चनों को तो अच्छे से तैयार करना ही है और इसके अलावा आप जो करोगे वो है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बाकी अदर जो यूनिट लिखी हुई है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वोल्ट जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। एम्पियर जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की होती है और जूल जो होती है वो किसकी होती है? वर्क की होती है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन। ओम्स लॉ वैलिड होगा केवल कब? केवल कब? पहला ऑप्शन है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन है करंट इज स्मॉल, तीसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस इज लार्ज, चौथा ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉल। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? देखो, इसका जो आंसर होगा वो होगा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि ओम्स लॉ जब डिफाइन होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इसमें ये कंडीशन होती है कि टेम्परेचर तो जो है वो कांस्टेंट होता है और फिजिकल स्टेट मतलब जो जितने भी फिजिकल स्टेट होती है वो सबको कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो टेम्परेचर इसका क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तब जाकर ओम्स लॉ वैलिड होगा। करंट स्मॉल होने का कोई लेना देना नहीं है, रेजिस्टेंस का लार्ज होना इससे भी कोई मतलब नहीं है ओम लॉ को, पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉल इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो ओम्स लॉ ओनली वैलिड होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद का, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। द स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो देखो, जो हम ग्राफ बनाते हैं वाई एक्सिस पर तो लेते हैं V को और एक्स एक्सिस पर लेते हैं I को, इनके जो बीच ग्राफ जाता है वही आता है। तो अगर अपन इसका स्लोप, मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका जो स्लोप निकालेंगे तो स्लोप होगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? V और बेस क्या है इसका? I। तो V अपॉन I जो होता है, इसको हटाओ, V अपॉन I जो होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो V अपॉन I जो है वो रेजिस्टेंस को बताएगा, मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को शो करेगा। किसको शो करेगा? रेजिस्टेंस को। तो ये इसका आंसर जो है रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद का, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। जो रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? मतलब 1 अपॉन में R क्या कहलाता है? तो 1 अपॉन में R जो होता है, 1 अपॉन में R जो होता है वो कंडक्टेंस कहलाता है। मतलब रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टेंस कहलाता है, और कंडक्टेंस को अपन C से या फिर G से डिनोट करते हैं। तो C इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 अपॉन में R हो जाता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे कंडक्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कंडक्टेंस। ये इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि अगर अपन कहें कि रेजिस्टिविटी होती है रो, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कहलाता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को अपन शो करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 अपॉन में रो हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद का क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी? वी नो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को मिला के लिखते हैं अपन, तो L अपॉन A, और इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे रो आता है। क्या आता है? रो। तो रो का फॉर्मूला इसकी हेल्प से क्या बनता है? रो का फॉर्मूला बनता है रो इक्वल टू RA अपॉन में L। तो R की यूनिट होती है ओम, R की यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? यहाँ पे लिख देते हैं अपन, R की यूनिट होती है ओम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर।
तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर देखो कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसको मैं मिटा देता हूँ, कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ओम इंटू मीटर आएगा इसका सही आंसर। ओम इंटू मीटर हो गया। ओके, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है ये, ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, यानी ये कोई वायर था, एल लेंथ का था, ठीक है, एल लेंथ का ये वायर था। अब इस वायर को खींचकर इसके लेंथ को क्या कर दिया गया, ट्वाइस कर दिया गया, मतलब स्ट्रेच करके 12। अब आप ये बताओ, अगर इस वायर, इसका जो एरिया था पहले ए था, पहले एरिया क्या था इसका ए, अगर इसको खींच कर, लेंथ तो ट्वाइस हो गई, लेकिन एरिया, जब वायर को अपन खींचते हैं तो वो पतला भी तो होता है, थिन होता जाता है, तो एरिया ऑफ हो जाता है। लेंथ ट्वाइस हो जाती है और एरिया क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें ये बताना है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। यानी अपन ने वायर को जब स्ट्रेच किया, ध्यान रखना, स्ट्रेच करने के लिए बोले और डबल लेंथ के लिए बोले, तो लेंथ तो डबल हो जाएगी लेकिन एरिया ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए अपन एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं अपन, एक फॉर्मूला जानते हैं अपन रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन में ए। अब एक बात आप ध्यान रखना, एक बात आप ध्यान रखो कि जो रजिस्टिविटी होगी ना इसकी, चाहे ये वाला वायर हो चाहे ये वाला वायर हो, कोई सा भी हो, लेंथ डिवाइस, रजिस्टिविटी सेम रहेगी, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो रजिस्टिविटी इसकी चेंज नहीं होने वाली है, तो रो तो वही रहेगी। तो मान लो पहले वायर की रजिस्टिविटी तो रो ही थी, लेकिन लेंथ उसकी एल थी और एरिया उसका कितना था, ए था, ठीक है। इसको अपन ने जो है आर बोल दिया। अब जो अपन ने लेंथ को जो है ट्वाइस कर दिया खींचकर, तो रजिस्टिविटी तो रो ही रहेगी, लेकिन लेंथ जो है 12 हो जाएगी और एरिया कितना हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब a/2 हो जाएगा तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो गया। और यहाँ पे रो, और रो के साथ में एल, और यहाँ पे ए, रो एल अपॉन ए। तो रो एल अपॉन ए किसके इक्वल है, आर के। तो हम कह सकते हैं कि जो आर डेस होगा वो 4r होगा, 4r होगा। आर डेस क्या होगा, 4r के इक्वल हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ये। तो इसका आंसर जो आएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिपीट कर लेना, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ये रजिस्टिविटी, चाहे वायर को आप कितना ही लंबा कर दो, कुछ भी कर दो, रजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो इस केस में रजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेंथ को ट्वाइस किया है तो 12 लिख दिया, एरिया और लेंथ को ट्वाइस करने पर एरिया ऑफ हो जाता है, तो a/2 लिख दिया, ये 12 हो गया। तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो r डेस इक्वल टू 4 इंटू रो एल अपॉन में a हो जाएगा। रो एल अपॉन ए किसके इक्वल होता है, r के, तो r डेस इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले तो वीडी किस किस के प्रोपोर्शनल होगी, करंट के या पोटेंशियल डिफरेंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, या ऑल ऑफ द अबव के। तो देखो वीडी जो है वो करंट के भी प्रोपोर्शनल होगी, करंट जितनी बढ़ेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस के भी होगी, इसके भी प्रोपोर्शनल होगी, इसके भी करंट के तो होगी, क्योंकि आई का फॉर्मूला जो आप लिखते हो INVD होता है। तो देखो प्रोपोर्शनल आ ही रहा है, और वीडी के फॉर्मूले, वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, तो ई भी होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला BY/L होता है, तो वी भी यहीं पे आएगा। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर आएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा, तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। I बराबर INVD, तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल आ रहा है, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, और E का फॉर्मूला VY/L होता है, तो तीनों प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, जी हाँ करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, हाँ करता है, टेम्परेचर पर, हाँ करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, द करंट इन ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। कंडक्टर में करंट किन किन बातों पर डिपेंड करती है, करंट के
करंट देखो, अगर रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो करंट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पर भी डिपेंड करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो भी पड़ेगा, टेम्परेचर पर भी पड़ेगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर आएगा। टेम्परेचर पर देखो कैसे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन ज्यादा होता है, उसकी वजह से करंट की वैल्यू भी बढ़ती है घटती है। तो तीनों पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर और टेम्परेचर पर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए सेल ऑफ ईएमएफ ई, एक सेल है उसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, गिव्स मैक्सिमम पावर टू लोड, यानी ये मैक्सिमम पावर दे रहा है लोड को। कब कब देगा? अगर ईएमएफ ई हो, रेजिस्टेंस आर हो, मैक्सिमम पावर तभी दे सकता है जब जो ये इंटरनल, ये रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल होगा, तभी मैक्सिमम पावर दी जाएगी। तो ये दोनों आपको कंडीशन याद करनी है, रेजिस्टेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ बेस्ड होता है किस पर? तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो बेस्ड होता है ओनली और ओनली कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? जीरो। अगर सिग्मा इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब जो है सिग्मा क्यू कैसा रहना चाहिए? इसमें कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ्स लॉ, इस पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद का, किरचॉफ सेकंड लॉ बेस्ड होगा किस पर? तो किरचॉफ सेकंड लॉ जो बेस्ड होगा वो होगा एनर्जी पर। किस पर? एनर्जी पर, क्योंकि इसमें सिग्मा वी इक्वल टू जीरो होता है, तो ये एक तरीके की एनर्जी को शो करेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे अपन कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 12 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में 12 वोल्ट है और करंट जो है वो 3 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो V अपॉन I का रेशियो होता है, तो V अगर 12 है और ये 3 है तो 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4, तो इसका मतलब 4 ओम होगा। कितना होगा? 4 ओम होगा। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद का, द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, रिमेन्स कांस्टेंट या नन ऑफ नन। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी मेटल की पूछिए, किसकी पूछिए? मेटल की। तो याद करो रेजिस्टिविटी जो होती है वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और मेटल में रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में क्या रहेगी? वो इंक्रीज विथ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी मेटल की रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्योंकि मेटल का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, इस क्वेश्चन लास्ट, इस पीडीएफ का क्वेश्चन लास्ट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। एक 6 ओम का और एक 12 ओम का रजिस्टर है, वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पे रजिस्टर बोला, ध्यान देना, रजिस्टर बोला है। तो रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, किस, सॉरी ये अपन ने बना दिया सीरीज है, ये तो सीरीज है, पैरेलल में एक के बाद एक होता है। तो पैरेलल में जब कनेक्टेड होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो R1 प्लस R2 होगा। तो R1 कितना है? 6 और R2 कितना है? 12। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ओहो मिस्टेक हो गई, पैरेलल में, सॉरी पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, ओ 6 और 12 है। ओके, 6 और 12 है, 6 प्लस 1 अपॉन में 12, एलसीएम आएगा 12। 6 का डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, 12 1 जा 12, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 डिवाइड बाई 12। तो 3 डिवाइड बाई 12, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो है वो 3 बाई 12 है, तो 1 से काटेंगे इसको, तो 1 बाई 4। हमें तो R इक्विवेलेंट चाहिए, तो पलट दो, 4
4 ओम आएगा। कितना आएगा? 4 ओम। तो इसका जो सही आंसर है वो 4 ओम होगा। कितना होगा? 4 ओम होगा। ठीक है, और ये 4 ओम हो गया। तो इस तरीके से अपन ने जो है अब तक चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 और आप कोई भी से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तो उसमें भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आपको इनको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि एक बार से नहीं, बार बार आप रिवाइज करोगे तभी आपको याद रहेगा बोर्ड एग्जाम तक। इस तरीके से अपन नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आएंगे, तो उन्हें भी आपको जरूर देखना है। वो जल्दी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आपको ये जो सीरीज है कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके।